जी, तो अब हमने डिस्कस करना है क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस को। लास्ट वीडियो में एक्यूट की बात कर रहे थे। एक्यूट में हमने देखा था कि क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से उसको मैनेज करना है। क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्रोनिक में ये है कि इन्फ्लेमेशन है, नेजल और पैरानेजल म्यूकोजा की ही इन्फ्लेमेशन है, लेकिन अगर ये सिम्टम्स जो है 12 वीक से ज्यादा रहे, बियॉन्ड 12 वीक्स हो, तो फिर हम उसको क्रोनिक कहते हैं। अब आपने प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि हर किसी में ये नहीं होता कि क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस हो जाए। क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस उन लोगों में होगा जिनमें या तो इम्यूनिटी कम है, ठीक है, कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर आ जाते हैं। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर सबसे पहला तो ये कि कोई एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है जो कि ओस्टिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अब ओस्टियो ऑब्स्ट्रक्ट होंगे, ओस्टिया वो होते हैं जो ओपनिंग्स होती हैं साइनसेस की नेजल कैविटी में, ठीक है, जहां पर साइनसेस ने अपनी ड्रेनेज करनी होती है। अब ओस्टियो ऑब्स्ट्रक्ट होंगे किसी भी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर लाइक टर्बिनेट्स वगैरह की वजह से, तो वहां पर सिक्रीशन नहीं डिस्चार्ज हो पाएंगी, तो सिक्रीशन जो है वो पैरानेजल साइनसेस के अंदर ही जमा होती रहेंगी, तो जाहिर बात है वहां पे क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस हो सकता है। अगर वो इंसान स्मोकर है, कोई इंट्रानेजल मेडिकेशन यूज कर रहा था ज्यादा देर तक, जिसकी वजह से रिनाइटिस मेडिकामेंटोजा हो जाता है, उसको इम्यूनो डेफिशिएंसी है, प्राइमरी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, अक्वायर्ड भी हो सकती है। अक्वायर्ड कब होती है, एचआईवी का पेशेंट स्टेरॉइड यूज कर रहा था, कीमोथेरेपी थी, या कोई इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा था जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स लेते हैं, या उसको सिलियरी डिस्काइनेजिया था, सिस्टिक फिब्रोसिस, एस्पिरिन सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें हैं जो कि अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी में आएंगी। अब कुछ इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर है, इन्वायरमेंट के फैक्टर में आ जाते हैं, कोई एलर्जन था इन्वायरमेंट में, कोई पोल्यूशन थी, उसका ऑक्यूपेशन इस तरह से था, उसका केमिकल्स जिसके साथ एक्सपोजर हो रहा था, कोई पैथोजेंस थे, तो इन्वायरमेंट में पैथोजेंस, एलर्जन और पोल्यूशन आ जाएगी। पेशेंट में ज्यादातर इम्यूनिटी आ जाती है, या स्मोकिंग आ जाती है, सीलिया का कोई मसला था, या कोई एनाटोमिकल स्ट्रक्चर था, तो ये सारी चीजें हैं जो कि क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस की तरफ ले जाती हैं। अब क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस विदाउट पोलिप भी हो सकता है, विद पोलिप भी। पोलिप यही होते हैं ना कि म्यूकोजा से बनते हैं, तो अगर बहुत देर से इन्फ्लेमेशन चल रही है तो वो फिर पोलिप भी बना सकता है। अगर विदाउट पोलिप की बात करें तो विदाउट पोलिप में आपने याद रखना है कि इसके ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आइसोलेट किए गए हैं। स्टेफ एरियस होता है, इसमें स्यूडोमोनास हो सकता है, क्लैप्सिला, इकोलाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म है जो क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस कॉज कराते हैं। इसके अलावा कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डाइवर्स बैक्टीरियोलॉजी, ये बहुत तरह के बैक्टीरिया है, पॉलीमाइक्रोबियल है, इसीलिए हम देखेंगे भी जब हमने इसे एंटीबायोटिक्स देनी है वो वाली देनी है जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रोबिया को कवर कर रही होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हम लोग देख चुके हैं। अब आप आ जाए इस तरफ कि कौन सा सीक्वेंस चलेगा इवेंट्स का जो कि क्रोनिक की तरफ ले आएगा। सबसे पहले तो ओस्टिया की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब जैसी ओस्टिया की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो साइनस में जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, साइनस की पीएच कम हो जाएगी, एसिडिक पीएच हो जाएगी, सीलिया की मूवमेंट कम हो जाएगी, सीलिया क्लियर नहीं कर पा रहे, जब सीलिया सिक्रेशन को क्लियर नहीं करे वहां पे स्टेसिस हो रहा है, स्टेसिस की वजह से वहां पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाएगा और परसिस्टेंट साइनस का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस है मेन। इसमें जो चीज है वो ऑब्स्ट्रक्शन याद रखनी है, सीलियरी डिस्फंक्शन याद रखना है, एंड देन स्टेसिस। उसके बाद तो फिर आगे बैक्टीरिया आ जाएंगे। अब आपको ये बताना चाहिए कि जो आपका क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है ना, क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस, उसमें आपको सिम्टम्स क्या मिलेंगे, साइंस क्या मिलेंगे। सिम्टम्स एक्यूट वाले ही होंगे, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, नेजल डिस्चार्ज इंटीरियर भी होगा, पोस्टीरियर भी होगा, प्यूरेंट डिस्चार्ज होगा क्योंकि बैक्टीरिया आ गए हैं, फेशियल पेन होगी, प्रेशर होगा, सेंस ऑफ स्मेल डिस्टर्ब हो जाएगी। सारे सिम्टम एक्यूट वाले हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये सिम्टम 12 वीक से ज्यादा देर तक रहेंगे क्योंकि क्रोनिक है। साइंस के लिए आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन करोगे, बिल्कुल वैसी इंटीरियर राइनोस्कोपी होगी, एंडोस्कोपी होगी, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी होगी। जब आप इसका एंडोस्कोपी करोगे तो आपको नेजल म्यूकोजा एडिमेटिस मिलेगा, जो वहां पर मिएटस है वहां पर पस अकोमुलेट हुई होगी, मिएटस में जो ओपनिंग्स होती हैं साइनसेस की वहां पे डिस्चार्ज होगा, पस होगी, प्यूलेंट डिस्चार्ज होगा। डायग्नोसिस कैसे बनाओगे, अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स मिल रही हैं, दो सिम्टम या एक साइन है, तो वो आपका डायग्नोसिस बन जाएगा कि 12 वीक से ज्यादातर ये सिम्टम और साइन है तो ये क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस है। उसके बाद जो ये है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैथोफिजियोलॉजिस्ट ने क्रोनिक साइनोसाइटिस की बताई है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने एक्यूट की पैथोफिजियोलॉजी देखी थी ना, तो वैसे क्रोनिक में चार मेन चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बताया कि आपने चार ही चीजें याद रखनी है। लॉस ऑफ सीलिया होगा, म्यूकोजा में चेंजेस आएंगे, इन्फेक्शन होगा, या इंपेयर ड्रेनेज। इनमें से कहीं से भी साइकिल शुरू हो सकता है। ये भी हो सकता है सबसे पहले लॉस ऑफ सीलिया हुआ, जैसे ही लॉस ऑफ सीलिया हुआ तो म्यूकोजा में चेंजेस आना शुरू हो गए, वहां पर म्यूकोजा में चेंजेस आए, इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, ड्रेनेज नहीं हो रही थी वहां पर, और ये साइकिल चलता गया, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि सबसे पहले म्यूकोजा में चेंजेस आए एलर्जी की वजह से या किसी भी रीजन से, तो वहां पर फिर इन्फेक्शन हो गया, फिर इंपेयर ड्रेनेज, फिर लॉस ऑफ सीलिया। मतलब ये साइकिल कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन ये ही चार इवेंट्स हैं मेन जो कि क्रोनिक जो है आपके पास रिनोसाइनोसाइटिस में होंगे। बस आप इन चार इवेंट्स के नाम याद कर लें। अब हमने क्रोनिक को देख लिया कि डायग्नोस कैसे करना है सब कुछ, लेकिन उसको ट्रीट कैसे करना है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी। एंटीबायोटिक्स मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पॉलीमाइक्रोबियल होता है क्रोनिक, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको एंटीबायोटिक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है।
यूजली मैक्रोलाइटिस में दी जाती है और वो मोर देन 12 वीक्स तक लेनी होती है। सेलिन इरिगेशन करेंगे, ये हमने अक्यूट में भी देखा था, डीकंजेस्टेंट देंगे, स्टेरॉइड स्प्रेज देंगे, एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट होगा। सर्जरी में इसमें एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी ही की जाती है, फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। और सर्जरी तब करनी है कि जब आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब आप सर्जरी की तरफ जाओगे मेडिकल ट्रीटमेंट के फेल होने के बाद। और सर्जरी के बाद में भी कुछ देर तक मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है, उसको छोड़ नहीं देना होता। अगर बात करें विद पोलिप, ये तो था ना विदाउट पोलिप, जहां पे पोलिप फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, उसको हमने देख लिया कैसे मैनेज करना है। अगर विद पोलिप है तो ये होगा कि जो म्यूकोजा है नोज का वो पोलिप बना देगा, नोज में भी पोलिप बन सकता है, साइनस में भी पोलिप बन सकता है। और यूजली ये पोलिप तब बनता है जब सिलरी डिस्काइनेजिया हो, सिस्टिक फिब्रोसिस हो, सेम्प्टर ट्राइएड हो, जिसका मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि एस्पिरिन सेंसिटिविटी होती है, पोलिप्स होते हैं, एज्मा होता है। उसके बाद एज्मा हो किसी पेशेंट को, या स्ट्रोक सिंड्रोम हो। तो ये जो 4-5 चीजें बताई है ना, 4-5 प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स बताएं, ये याद कर लें। इन केसेस में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर किसी को रिनोसाइनोसाइटिस हो गया तो वो पोलिप बन जाएंगे, ठीक है। एज्मा हो या फिर सिस्टिक फिब्रोसिस हो, सिलियरी डिस्काइनेजिया हो, या स्ट्रोक सिंड्रोम हो, या सेम्प्टर ट्राइएड हो। अच्छा, आप पोलिप बन जाएंगे, उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस वैसे ही किया जाएगा, हिस्ट्री होगी, एग्जामिनेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में सिटी स्कैन है, एक्सरे है, एमआरआई भी की जा सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में रेनोस्कोपी है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंडोस्कोपी है। इसके अलावा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको सिस्टेमिक स्टेरॉइड देने होते हैं। अच्छा, हम ज्यादातर ना सिस्टेमिक स्टेरॉइड देते नहीं है, बहुत कम केसेस हैं जिनमें हम सिस्टेमिक स्टेरॉइड देते हैं, बिकॉज स्टेरॉइड जो होते हैं ना, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत कम कर देती हैं। लेकिन अब देखिए, अगर किसी को सीआरएस है और साथ पोलिप भी बन रहे हैं तो फिर हमें सिस्टेमिक स्टेरॉइड उसको देने ही पड़ेंगे। वरना हमने विदाउट पोलिप में देखा था कि हम स्टेरॉइड स्प्रेज यूज कर रहे थे। स्प्रे का ये था कि वो टॉपिकल थी, सिर्फ नोज में उनका इफेक्ट आना था, सिस्टेमिकली उनका इफेक्ट नहीं आना था। यहाँ पर हमने देखा था स्टेरॉइड स्प्रे यूज करे थे। लेकिन अगर विद पोलिप है तो आपको सिस्टेमिकली स्टेरॉइड देने पड़ेंगे। इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, ये साइटोकाइन रिलीज होने देते तो वो जो आप इतना एडिमा इन्फ्लेमेशन है उसको कम करेंगे। और सिस्टेमिक के साथ साथ आप नेजल स्प्रे भी यूज कर सकते हो क्रोनिक में। नेजल इरिगेशन होंगी, एज्मा है अगर साथ उसको ट्रीट करना है, अगर एलर्जी थी तो उसको मैनेज करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट तकरीबन वैसा ही है जैसा विदाउट पोलिप का था, बस एक चीज ऐड हुई है कि सिस्टेमिक स्टेरॉइड दिए। अच्छा, उसके बाद ना एक चीज और आप यहाँ पे डिफरेंस नोट करें कि जब हम एक्यूट का मैनेजमेंट पढ़ते थे ना, वहाँ पे कहीं भी हम एलर्जी एज्मा का जिक्र नहीं पढ़े थे। अगर किसी को एलर्जी एज्मा है ना तो उसका क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस होगा। एक्यूट में जो है वो इन्फेक्टेड वाटर स्विमिंग वगैरह ही ज्यादातर रीजंस बनती हैं। तो क्रोनिक का जब आपने मैनेजमेंट लिखना है तो आपने एलर्जी एज्मा की मैनेजमेंट भी लिखनी है कि हमने इसको भी साथ साथ ट्रीट करना है। बाज़ वक्त रिवीजन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। रिवीजन सर्जरी का मतलब है कि आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट किया, एंडोस्कोपी सर्जरी की, लेकिन रिकरेंस हो गई, फिर आपको रिवीजन सर्जरी करनी पड़ेगी, एक दफा फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप नेक्स्ट देख लें अदर सर्जिकल टेक्निक। वैसे ये जो ओल्डर सर्जिकल टेक्निक है इनके सिर्फ आपको नाम ही आने चाहिए कि पहले कौन सी टेक्निक्स यूज होती थी। अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होता था ना पहले, जब हम फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी नहीं करते थे, तब हम इसको पंक्चर करके इसकी इरिगेशन करते थे, या इंट्रानेजल एंट्रोस्टमी की जाती थी, कार्डवल लोक ऑपरेशन किया जाता था। तो हमने देखा था कि मैक्सिलरी जब एक्यूट साइनोसाइटिस था ना तो मेंटल लिवाज करते थे, ठीक है। और जब क्रोनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो रहा है तो हम कार्डवल लुक ऑपरेशन कर रहे हैं या मेंटल पंक्चर कर रहे हैं। वैसे ये ओल्डर टेक्निक्स हैं। अगर हम बात करें फ्रंटल साइनोसाइटिस की तो इनमें ओल्डर टेक्निक्स क्या थे? इंट्रानेजल ड्रेनेज ऑपरेशन किया जाता था, टर्फिनेशन किया जाता था फ्रंटल साइनस का, या फ्रंटो एथमोइडेक्टमी कर दी जाती थी जिसको लिंच ऑपरेशन भी कहते हैं, या ओस्टियोप्लास्टिक फ्लैप ऑपरेशन किया जाता था। एथमोइड साइनोसाइटिस में इंट्रानेजल एथमोइडेक्टमी है, एक्सटर्नल एथमोइडेक्टमी है, और स्फिनोइड साइन में स्फिनोडोटमी है। तो ये आपने नाम ही याद रख करने हैं, इनको 2-3 दफा रिवाइज करें। एथमोइड और स्फिनोइड के तो बहुत आसान है, फ्रंटल और मैक्सिलरी के आपको 1-2 दफा रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पे आपके पास आ जाता है फंगल इन्फेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से सिनेरियो आने के चांसेस होते हैं अगर साइनसिस का फंगल इन्फेक्शन हो जाए। अभी तक हम साइनसिस के इन्फेक्शन सिर्फ बैक्टीरियल की ही बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी वायरल की बात की थी लास्ट वीडियो में, उसके बाद हम बैक्टीरियल की ही बात कर रहे थे। लेकिन अगर साइनस का फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो ये ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो फंजाई होते हैं ना ये बोन इरोजन की तरफ ले जाते हैं, फिर इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। वो ऑर्बिट की तरफ भी चला जाएगा, वो ब्रेन की तरफ भी जा सकता है, वो नीचे ओरल कैविटी की तरफ, फिर इन्फेक्शन है स्प्रेड करना शुरू कर देता है। तो डिफरेंट स्पीशीज है फंजाई की जो इन्वॉल्व हो सकती है, एस्परजिलस है, म्यूकर है, राइजोपस है, ठीक है। ये सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल साइनस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब इसके ना 4 तरह के इन्फेक्शन, ये नहीं कि फंजाई हमेशा साइनस में एक तरह का इन्फेक्शन कराएगी, ये 4 तरह का इन्फेक्शन करा सकती है। सबसे पहले तो ये सिंपली एक फंगस बोल बना सकती है। फंगस बोल में क्या होता है कि जो फंगस है वो जाके हेल्दी साइनस में इम्प्लांट हुई है, ठीक है। जब हमने उसका सीटी स्कैन करेंगे तो हमें कुछ भी बोन इरोजन वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा, सिंपल सी हमें एक हाइपर डेंस एरिया नजर आएगा जिसको हम फंगस बोल कह देते हैं, ठीक है। सिंपली अभी फंगस हेल्दी साइनस था, उसमें फंजाई चली गई है, उसने एक हाइपर डेंस एरिया बना दिया, लेकिन उसने कोई बोन इरोजन वगैरह नहीं की। सबसे कॉमन फंगस बोल की साइनस में बनती है, मैक्सिलरी साइनस में बनती है। उसके बाद जो है वो स्फिनोइड, एथमोइड और फ्रंटल वगैरह में भी बन सकती है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? हमने सर्जिकली उस बोल को रिमूव कर देना है और उसकी ड्रेनेज को, साइनस की ड्रेनेज को मेंटेन कर देना है। कोई
कोई एंटी फंगल थेरेपी वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा ये इन्फेक्शन करा सकती है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस नाम से पता चल रहा है कि एलर्जिक रिएक्शन होगा। जो फंजाई है ना, उनकी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन आता है। जब उनके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन आता है तो वहां पे पॉलिप्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, वहां पे म्यूसिन भी बनना शुरू हो जाता है। जो म्यूसिन होता है इसमें इओसिनोफिल्स होते हैं। आप लोगों को एज्मा याद है? एज्मा पैथो में आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हो तो आप देखते हो कि एज्मा भी ना एक एलर्जिक रिएक्शन ही होता है। और जब एज्मा होता है ना तब इओसिनोफिल सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इओसिनोफिल एलर्जी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आप एज्मा की पैथोफिजियोलॉजी में चारकोट लीडन क्रिस्टल भी पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी वही चीज है कि फंजाई के अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन आया है तो इओसिनोफिल होंगे, पॉलिप्स बनेंगे, म्यूसिन होगा, चारकोट लीडन क्रिस्टल होंगे और फंगल हाइफी भी नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी तक कोई इन्वेजन नहीं हुई, साइनस म्यूकोजा को इसने इन्वेड नहीं किया, कोई बोन वगैरह को इन्वेड नहीं किया। ठीक है, अगर सिटी स्कैन करोगे तो आपको म्यूकोजा की थिकनिंग नजर आएंगी और आपको अगेन हाइपरडेंस एरियाज नजर आएंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आपको बोन इरोजन भी मिल सकता है पॉलिप्स के प्रेशर की वजह से, लेकिन फंजाई ने अभी तक इन्वेड नहीं किया। ठीक है, बोन इरोजन हुई है पॉलिप्स, क्योंकि इसमें पॉलिप्स बने थे ना, तो उस पॉलिप्स के प्रेशर की वजह से थोड़ी बहुत बोन इरोजन हुई है, म्यूकोजा थिकन हो गया, लेकिन अभी तक फंजाई ने इन्वेड नहीं किया एलर्जी फंगल साइनोसाइटिस में। जब फंजाई इन्वेड करते हैं ना तो उस स्टेज को हम कहते हैं क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस। तो इसके नाम से नजर आ रहा है इन्वेसिव, यानी यहाँ पे फंगस क्या करेगी, वो म्यूकोजा को इन्वेड करेगी और वो बोन इरोजन कराएगी। अब जो बोन इरोजन होगी ना वो फंगस की वजह से होगी। अब पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट सबसे पहले तो आपको क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस के आके सिम्टम बताएगा कि मुझे जो है वो 3 से 4 महीने हो गए हैं, मुझे नेजल डिस्चार्ज होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, मुझे सेंस ऑफ स्मेल मेरी चली गई है और मेरे दर्द होता है सर में, मुझे बुखार है। इस तरह से वो सारी क्रोनिक रिनोसाइनोसाइटिस के सिम्टम्स बताएगा। आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि मुझे ये क्रोनिक का केस लग रहा है और क्रोनिक में तो प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन सिटी स्कैन ही होता है, तो मैं सिटी स्कैन करा लेता हूँ। जब आप इसका सिटी स्कैन कराओगे तो आपको म्यूकोजा बहुत थिकर नजर आएगा, साइनसिस में वो पैसिफिकेशन होगी क्योंकि उसमें सिक्रीशन जमा हो चुकी है, और जो मेन इसमें आपको चीज नजर आएगी ना सिटी में, वो आपको बोन इरोजन नजर आएगी। तो वहां से आपको समझ आएगा कि क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, पेशेंट को इंट्राक्रेनियल और इंट्रा ऑर्बिटल इन्वेजन भी मिलेगा। तो जब फंजाई फैलना शुरू करते हैं ना, सेपरेट करते हैं ना, इन्वेड करते हैं, तो ये ऑर्बिट की तरफ भी जाते हैं, ये क्रेनियम की तरफ भी जाते हैं, तो इंट्राक्रेनियल और इंट्रा ऑर्बिटल इन्वेजन भी मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी भी आप कर सकते हो, आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल मिलेंगे। अब आज फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस में सबसे खतरनाक होता है, इसमें क्या होता है कि एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है और ये यूजुअली होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, मतलब जिसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, जिसको डायबिटीज है, उसको एकदम से फंजाई का इन्फेक्शन हुआ और एकदम से वो फुलमिनेंट हो गया, बहुत खतरनाक किस्म का हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास इसको ट्रीट कैसे करना होता है, तो ट्रीटमेंट इसका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले देखें कि म्यूकर और एस्परजिलस में क्या डिफरेंस है। जो म्यूकर होते हैं ना, ये क्योंकि म्यूकर जो है ना ब्लड वेसल्स के लिए बहुत इसके पास अफिनिटी होती है, तो ये ब्लड वेसल को इन्वेड कर लेता है। जैसे ये ब्लड वेसल को इन्वेड करते हैं ना तो ये स्कीमिक नेक्रोसिस स्टार्ट करा देता है। अब टिश्यूज को स्कीमिया हो गया, उसको ब्लड नहीं मिल रहा, तो स्कीमिक नेक्रोसिस होगी, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लैक स्टार बनना शुरू हो जाएगा, ब्लैक वहाँ पे सरफेस हो जाएगी। अब वो इंफीरियर टर्बिनेट को भी इन्वॉल्व करेगा, पैलेट को भी, साइनस को भी, फेस, आई, स्कल, बेस की तरफ भी चला जाएगा, तो वो हर जगह पे ना स्कीमिक नेक्रोसिस कराता जा रहा है, इसलिए वहाँ पे ब्लैक स्टार बनता जा रहा है। इसको म्यूकर भी इसीलिए कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि सिंपली वो जो इतना ज्यादा नेक्रोटिक टिश्यू जमा हो गया उसको सर्जिकली रिमूव कर दे और एम्फोटेरिसिन बी दे। ठीक है, जब तक था ना हमारे पास ये फंगल बॉल थी, यहां तक हमें एंटी फंगल थेरेपी देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सर्जिकली बॉल को रिमूव किया था। लेकिन अब क्योंकि इन्वेजन हो रही है, इन्वेसिव है, तो उस केस में अब वहां पे स्कीमिक नेक्रोसिस हो रही है, तो उस केस में हमें एंटी फंगल थेरेपी यानी एम्फोटेरिसिन बी भी देना है। एस्परजिलस अगर हो तो एस्परजिलस क्या कराता है, ये नेक्रोसिस वगैरह नहीं कराता, इसमें आपको ब्लैक टिश्यू नहीं मिलेगा, लेकिन ये फुलमिनेंट साइनोसाइटिस करा देता है कि एकदम से सिम्टम आते हैं, एक्यूट फुलमिनेंट साइनोसाइटिस होता है, ये इन्वेजन भी करता है, तो पेशेंट जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट करेगा एक्यूट साइनोसाइटिस के साथ, और उसके साथ कॉम्प्लिकेशन हुई होंगी, या उसको सेप्सिस हो गई या दूसरी कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि ये फुलमिनेंट है। लेकिन फुलमिनेंट हमेशा उस पेशेंट में होगा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, नॉर्मल पर्सन में ये नहीं होता। नॉर्मल पर्सन में क्या हो सकता है, क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस, उसमें साइन और सिम्टम आपको क्रोनिक के मिलेंगे, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज उसमें सिनेरियो में मेंशन होगा कि ये पर्सन डायबिटिक था, बहुत देर से अनकंट्रोल डायबिटीज थी इसको, या ये पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था, HIV का पेशेंट था, या ये जो है स्टीरॉइड ले रहा था बहुत लंबे अरसे से, तो इस तरह की कुछ चीज मेंशन होगी। फिर बताया गया होगा कि एक्यूट साइनोसाइटिस है और ये हमें इस तरह से ब्लैक स्टार मिला है, नेक्रोटिक टिश्यू मिला, तो आपका फिर माइंड जाएगा कि फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका भी वैसे ही एस्परजिलस का भी कि आपने एंटी फंगल थेरेपी देनी है। अब लास्ट पे जो है वो फंक्शनल एंडोस्कोपी सर्जरी की उसने बात की है। जो हम बात करेंगे आजकल जो है वो एक ही सर्जरी यूज की जाती है जो कि फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी है। तो उसने कहा है कि हम अब ये क्यों यूज करना शुरू हो गए, क्योंकि अब डेवलपमेंट हो गई है मेडिकल फील्ड में। अब हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, छोटे इंस्ट्रूमेंट है, इजीली और प्रिसाइज सर्जरी की जाती है। रिजिड एंडोस्कोप आ गए। रिजिड एंडोस्कोप क्या करते हैं, बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन मिलती है और मैग्निफिकेशन। अब ये देखिए इसने एंडोस्कोप डाला हुआ है और उसकी वजह से इसको इधर इमेज मिल रहे हैं स्क्रीन पर और मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है और बहुत इजीली और प्रिसाइज सर्जरी हो
जाएगी। लेकिन पहले जो था वो इस तरह से कोई स्क्रीन नहीं होती थी, कोई मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलता था। तो एक माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, दूसरा इस एंडोस्कोप की वजह से फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी पॉसिबल हुई है। और दूसरा इसमें एक और चीज उसने मेंशन की थी कि हमने फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी की डेवलपमेंट का सोचा क्यों, क्योंकि जब हमने ये देखा था कि ये जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं साइनसेस में, ये सारे रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ये सारे रिवर्सिबल है। अगर आप साइनस को सही से ड्रेन कर दो, उसकी वेंटिलेशन मेंटेन कर दो, तो साइनस वापस ठीक हो जाता है। फिर हमने अपने वो सारे पुराने वाले मेथड छोड़े जिसमें हम पूरे का पूरा साइनस ही खत्म कर देते थे, अजीब अजीब मेथड थे, उनको हमने छोड़ा और हम फंक्शनल एंडोस्कोपी की तरफ आए। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे कि अगर साइनोसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इसका सही ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो फिर ये कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस करा सकती है।